बच्चों जो डाइजेशन का चैप्टर हमारा, अच्छा एक चीज और है, हमने लिंक जो भेजा है बेटा उसमें बॉटनी लिखा हुआ है ना, लेकिन आपकी क्लास जो है जूलॉजी की है। समझ में आया बात? हमने जो लिंक भेजा था बेटा उसमें बॉटनी लिख दिया था भूल से, ठीक है ना, बट आपकी क्लास जो है आज की वो है जूलॉजी, ठीक है। तो जूलॉजी में हम लोग जो पहले से ज्वाइन किए हुए हैं बच्चे, वो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर जूलॉजी का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर का आप लोग देख पा रहे हो काफी दिनों से, और उसमें हम लोगों ने सारी एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर कर लिया है, और मुझे लगता है सारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, एसेसरी ग्लैंड्स, वहां तक हम लोगों ने रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में कर लिया। तो उसके आगे हम आज नहीं करा रहे हैं, हम क्या करते हैं बेटा, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन अब स्टार्ट होना है उसमें। तो एक्चुअल में डाइजेशन बोलते किसे हैं ये आपको अच्छी तरह से पता कब चल पाएगा, जब आप लोगों को बायोमोलिक्यूल्स का नॉलेज होगा। तो बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर तो अभी हम लोगों ने किया नहीं है, नहीं किया अभी तक, ठीक बात है। तो उसका उतना पार्ट कम से कम हम कर लें जिससे कि हमको डाइजेशन समझ में आया है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम हमको अच्छी तरह से समझ में आए। इसके लिए थोड़ा सा आज हम लोग बायोमोलिक्यूल्स पे नजर डालेंगे। बायोमोलिक्यूल्स में मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन्स और फैट्स, ये बनते कैसे हैं और इनका मोनोमर क्या होता है ना, इनका पॉलीमर क्या होता है और इनका मोनोमर क्या होता है, ठीक है। आज इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। आप लोगों के साथ मुझे लगता है दोनों बैच के बच्चे बैठे हुए हैं, जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया हुआ है वो भी बच्चे हैं, और जो पहले से ज्वाइन किए हुए बच्चे वो भी हैं, तो दोनों साथ में हैं। इसलिए मैं डाइजेशन का बेसिक जो है ना वो मैं बताना चाहता हूँ, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन का, एक्चुअली फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन का, ठीक है ना। अभी तक कितने लोगों ने, तो बच्चों देखो अभी आप फीडबैक तब देना ना जब हम कैमरा देखेंगे, फोटो देखेंगे आपका, क्योंकि अभी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैंने बैक कैमरा ऑन किया हुआ है ना, फ्रंट कैमरा ऑन नहीं है। तो जब मैं पूछूंगा तब फीडबैक लिखना अपना, समझ में आया नहीं आया क्या हुआ, ठीक है। पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा, चलो। तो बायोमोलिक्यूल्स में 4 मेनली पढ़ना है हमें डाइजेशन के रिस्पेक्ट में। इसमें पहला है बेटा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स है ना। बहुत ज्यादा डिटेल हम तो जब बायोमोलिक्यूल का चैप्टर आएगा उस समय करेंगे, अभी तो थोड़ा सा कर लेते हैं, है ना। अब कार्बोहाइड्रेट में बेटा जो टाइप होती है वो होती है 3। पहला है बेटा मोनो सैकेराइड्स, दूसरा आता है डाई सैकेराइड्स, और तीसरा होता है बेटा पॉली सैकेराइड्स, ठीक है ना। ये कार्बोहाइड्रेट की टाइप लिखा है मैंने। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। सिंपल, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे डाइजेशन के रिस्पेक्ट में, बस फिर से रिपीट कर रहा हूं, बाद में कुछ लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, अभी अभी आए हैं, तो सुन ले ध्यान से। हम डाइजेशन के रिस्पेक्ट में बेटा, मतलब डाइजेशन वाला चैप्टर हमको आसानी से समझ में आ सके, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन तक हम लोग पहुंचे हुए हैं, इसलिए मैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन तीनों का थोड़ा सा आज पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, जिससे कि डाइजेशन अच्छी तरह से हमें समझ में आ सके। तो पहला हमने लिखा है बेटा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट बेटा मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, तीन आएगा। अब हम चलते हैं बेटा, पहले मोनोसैकेराइड शुरू करते हैं, ठीक है। मोनोसैकेराइड स्टार्ट करते हैं।
मोनोसैकेराइड्स में बेटा इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला CnH2nOn है ना, where n is equal to 3 to 7। ध्यान से सुनो, मोनोसैकेराइड्स का फॉर्मूला होता है बेटा CnH2nOn, where n is equal to 3 to 7 and n है क्या बेटा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब देखो, अगर मान लो n की जगह पे यहाँ पे लिख रहे हैं कि हमने अगर स्टार्टिंग में 3 लिया तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, C3H6O3 होगा बेटा। अगर 4 लिया तो C4H8O4 हो गया। अगर 5 लिया तो C5H10O5 हो गया। अगर 6 लिया बेटा तो C6H12O6। अगर 7 लिया तो C7H14O7। ये हो जाएगा। ये फॉर्म देखो, मोनोसैकेराइड्स का फॉर्मूला हमने लिखा है CnH2nOn, सिंपल, where n is equal to number of carbon atoms। और ये जो है बेटा 3 to 7 हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक बात है ना। तो ये अगर मान लो 3 है तो ये फॉर्मूला होगा, 4 है तो फॉर्मूला ये होगा। 4 और 3 को हमने इसमें अप्लाई किया बेटा, इस तरह से 5 को अप्लाई करेंगे तो ये होगा, 6 को अप्लाई करेंगे तो 6 6 8 12 वो 6 होगा, और 7 को अप्लाई करेंगे तो ये होगा, ठीक बात है। अब जिस किसी भी वर्ड के लास्ट में सफिक्स ओज लिखा होगा बेटा, OSE, वो कार्बोहाइड्रेट होता है, वो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये C3H6O3 है, तो इसको 3 ट्राई मींस होता है 3, तो इसका नाम लिख दें अगर हम, ये तो फॉर्मूला हो गया, और ये नाम अगर लिखना चाहे बेटा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्राई, ट्राई मींस 3, ट्रायोज, इसका नाम लिख सकते हैं टेट्रोज, इसका नाम लिख सकते हैं पेंटोज, और इसका नाम लिख सकते हैं बेटा हेक्सोज, और इसका नाम लिख सकते हैं हम हेप्टोज। मतलब ट्राई मींस 3, टेट्रा मींस 4, पेंटा मींस 5, हेक्सा मींस 6 और हेप्टा मींस 7, और ओज हमने लिख दिया है तो इसका नाम भी हो गया, नॉमेनक्लेचर भी हमने लिख दिया। अब देखो बेटा, ये C6H12O6 मोस्ट फेमिलियर है आपका, बहुत ज्यादा। C6H12O6 बहुत पहले से सुनते आ रहे हो, आपको पता है कि दिस इज फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज। लेकिन यही बेटा C6H12O6 is also chemical formula of fructose, fructose, this is also formula of galactose, galactose, and also formula of mannose। देखो मैंने 4 कंपाउंड लिखे हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एंड मैनोज। इन सब का केमिकल फॉर्मूला यही होता है C6H12O6। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, तो आप लोगों को थोड़ा सा पता होगा शायद, या नहीं पता है तो लिख लो, आइसोमर्स, आइसोमर्स, आइसोमर्स किसको बोलते हैं बेटा, दोज कंपाउंड्स, लिखो आइसोमर्स में लिखो, दोज कंपाउंड्स which have, लिखो those compounds which have same chemical formula but different in structural formula, different in structural formula called isomers। मतलब ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का और गैलेक्टोज का और मैनोज का, इन सब का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बेटा डिफरेंट होगी। ये अलग बात है कि सबका फॉर्मूला C6H12O6
होता है। ये बात समझ में आ गई। अब देखो ये जो है C5H10O5 इसको पेंटोज शुगर बोलते हैं, ये हमारा हेक्सोज शुगर है। पेंटोज शुगर बेटा डीएनए और आरएनए में पाया जाता है। डीएनए और आरएनए में ये पेंटोज शुगर पाई जाती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है और आरएनए में राइबोज शुगर पाया जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब ये ट्रायोज, टेट्रोज और हेप्टोज को हम छोड़ देते हैं, ये इसका एग्जांपल नहीं लिखते हैं अभी, क्योंकि हम बायोमोलिक्यूल्स बेस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ मोनोसैकेराइड्स में बेटा पेंटोज, पेंटोज मतलब डीऑक्सीराइबोज शुगर, राइबोज शुगर और ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और मैनोज, ये इतना आपको आज समझ में आ जाना चाहिए मोनोसैकेराइड्स में। क्या ये बात अभी तक जो मैंने बताई वो समझ में सबको आ गया? किसी को अगर नहीं समझ में आया हो तो नो लिख सकता है। बहुत अच्छा, मतलब मुझे लगता है सबको समझ में आ गया। हम इतना याद रखना, हम बायोमोलिक्यूल्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो डाइजेशन प्रिंसिपल में जितनी रिक्वायरमेंट है उतना पढ़ रहे हैं बस। ठीक बात है ना? चलो यहां तक समझ में आ गया बेटा, मोनोसैकेराइड्स हमें समझ में आ गया है। अब देखो बेटा सेकेंड वन इज डाइसैकेराइड्स। डाई मींस होता है बेटा टू, है ना, दो होता है, डाई मींस टू। डाइसैकेराइड्स मतलब any two molecule of monosaccharides react with each other then form disaccharides। ठीक बात है? जैसे डाइसैकेराइड्स में आपके सिलेबस में बेटा तीन है। पहला तो है बेटा माल्टोज। देखो माल्टोज ओज लगा है ना, जर्मिनेटिंग सीड्स का शुगर होता है ना, जर्मिनेटिंग सीड्स में ज्यादा पाया जाता है माल्टोज, माल्ट शुगर, इसको हम माल्ट शुगर भी बोलते हैं बेटा, माल्ट शुगर। अब ये बनता कैसे है बेटा, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मतलब C6H12O6 प्लस C6H12O6 देखो गिव्स C12H22O11 प्लस H2O। देख लो ये दो मॉलिक्यूल जुड़े तो वाटर का वन मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, बाहर निकल गया और एक सिंगल कंपाउंड बना दिया। और यही जो बना है क्या है बेटा, यही तो है माल्टोज। ये क्या है बेटा, यही है क्या, माल्टोज। ठीक बात है ना, ये है माल्टोज, वन मॉलिक्यूल निकल गया। अब दूसरा है बेटा लैक्टोज। देखो डाइसैकेराइड्स क्यों है, ये माल्टोज डाइसैकेराइड्स क्यों है, बिकॉज़ इट इज मेड अप ऑफ टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज। अब देखो लैक्टोज भी डाइसैकेराइड है, देखो कैसे, इट इज मेड अप ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्लस वन मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज। देख लो मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, मैंने नाम लिखा, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम हो जाएगा ना, इसीलिए नाम लिखा कि समझ में आपको आ जाए। लैक्टोज इज मेड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्लस वन मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज। फॉर्मूला लैक्टोज का क्या होगा, वही होगा जो माल्टोज का है, C12H22O11। और लैक्टोज क्या होता है बेटा, मिल्क शुगर। अच्छी तरह से बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। तीसरा है बेटा, सुक्रोज। सुक्रोज को हम शुगर ऑफ शुगर केन या गन्ने की शर्करा, है ना, जो शुगर केन में शुगर होता है ना, गन्ने का जूस, ये सुक्रोज होता है ना, इसको केन शुगर भी बोलते हैं, या इसको हम टेबल शुगर भी बोलते हैं बेटा, है ना, टेबल शुगर भी बोलते हैं इसको। और ये भी बना होता है किसका, मेड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्लस वन मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज। देख लो वन मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज। तो देखो बेटा माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज ऑल आर
Disaccharide means made up of two molecule of monosaccharides. अब बताओ, अगर माल्टोज टूटेगा बेटा तो किस में टूटेगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। लैक्टोज का ब्रेकडाउन होगा तो किस में होगा? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। सुक्रोज का ब्रेकडाउन होगा तो किस में टूटेगा बेटा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। यहां तक समझ में आ गया आपको शायद? आगे देखते हैं पॉलीसैकेराइड्स, तीसरा टाइप है बेटा। थर्ड वन इज पॉलीसैकेराइड्स। अब पॉलीसैकेराइड्स देखो, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ये है बेटा, ठीक है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इससे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और जुड़ गया, एक और ग्लूकोज आ गया, एक और ग्लूकोज, ऐसे ही चेन बनता चला गया। तो ये पॉली मींस मैनी, है ना? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है, मर मींस यूनिट, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। तो इसी पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्टार्च। क्या बोलते हैं? स्टार्च। और इसमें अगर ब्रांच जो है बेटा, ऐसे चेन है, मतलब इसी ग्लूकोज के पॉलीमर का डिफरेंट अरेंजमेंट स्टार्च और ग्लाइकोजन बनाता है। बात समझ में आ गई होगी? देखो, स्टार्च और ग्लाइकोजन में डिफरेंस क्या है? स्टार्च और पहले सिमिलरिटी देख लो। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन बोथ आर पॉलीमर और होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। होमो मींस सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज से दोनों बने होते हैं। कौन कौन? स्टार्च और ग्लाइकोजन। अरेंजमेंट में इनके थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा। स्टार्च का अलग कॉम्बिनेशन होगा, मतलब कि अरेंजमेंट ग्लूकोज का अलग होगा। ग्लाइकोजन में इसी ग्लूकोज का अरेंजमेंट अलग होगा, बट बोथ आर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। स्टार्च इज a plant storage food and glycogen is the animal storage food। तो ये पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई सबको? बताना जरा, यहां तक समझ में आ गया कि बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो पॉलीसैकेराइड बना लेंगे, या कोई भी मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ के? गुड, ठीक है। अब देखो बेटे, इसको मैं मिटा देता हूं, डिटेल को हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे ना। अब देखो बेटा, क्या होता है कि मान लो यहां से हमने फूड लिया, जो फूड हम खाते हैं बेटा, उसमें क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है कि स्टार्च होता है? स्टार्च होता है ना, क्योंकि प्लांट प्रोडक्ट हम खाते हैं, वो प्लांट स्टोरेज फूड होगा, इसलिए हम क्या खाते हैं बेटा? स्टार्च खाते हैं, स्टार्च खाते हैं, है ना। एक चीज और है, जैसे ही मान लो 100 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है। आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनो। 100 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है, और तो इस 100 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को हमने यहां पे रखा हुआ है, और इसी को हमने कन्वर्ट कर दिया बेटा ग्लाइकोजन में। इसी 100 मॉलिक्यूल को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया और यहां पे रख दिया, है ना। मतलब इसमें क्या है बेटा? ग्लाइकोजन है। इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। ध्यान से सुनो, आपको आंसर देना है, क्वेश्चन है ये। देखो, ए में हमने 100 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज रखा हुआ है, और बी में हमने 100 मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज के हैं बेटा, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है किसमें? ग्लाइकोजन में, ठीक है। तो स्पेस कौन ज्यादा ऑक्युपाई करेगा? ए ज्यादा जगह लेगा या बी ज्यादा जगह लेगा, या दोनों बराबर जगह लेंगे, स्पेस ऑक्युपाई करेंगे? आपको आंसर देना है। हम ऑप्शन दे देते हैं बेटा, ए, बी एंड सी। ए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? ए ऑक्युपाई स्पेस मोर देन बी एंड बी ऑप्शन में मोर देन ए, और इसमें दोनों इक्वल।
ए और बी इक्वल। क्वेश्चन फिर से समझ लो। ए में हमने रखा हुआ है बेटा 100 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, और उस बी में हमने रखा हुआ 100 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया है। तो ए और बी में दोनों बराबर स्पेस ऑक्युपाई करेंगे, या ए ऑक्युपाई ज्यादा करेगा या बी ऑक्युपाई करेगा ज्यादा? आपको आंसर देना है। ए ज्यादा ऑक्युपाई करेगा बिकॉज इट इज ब्रेकिंग पार्ट ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ठीक है। बी ज्यादा ऑक्युपाई करेगा? नहीं बेटा, बी नहीं ज्यादा ऑक्युपाई करेगा, बी ऑक्युपाई ज्यादा नहीं, सी नहीं ना, ए ऑक्युपाई ए करेगा, बी ऑप्शन ए, विशेष ए। ठीक है, कुछ लोगों ने सही आंसर दिया है बेटा, मैं बता देता हूं आपको। देखो, जैसे ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये जो 100 ग्लूकोज है ना, अब जब ग्लाइकोजन में ये कन्वर्ट होंगे बेटा, तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। आपने देखा था, जैसे जितने मॉलिक्यूल जुड़ेंगे आपस में, मैं यहाँ पे लिखता हूं, ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। जब ये आपस में जुड़ता है ना बेटा, ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बनता है इनके बीच में, तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज किया जाता है बेटा। तभी ये बन के क्या बोला, अब 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का हमने माल्टोज बनाया था, उसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ था, मतलब डिहाइड्रेशन प्रोसेस है बेटा। जैसे सारे ग्लूकोज अगर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा ना, तो वाटर अगर 100 है और अगर स्ट्रेट चेन है बेटा, तो 99 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का रिलीज होगा, मतलब स्पेस कम ऑक्युपाई करेगा, ये ग्लाइकोजन कम जगह घेरेगा बेटे, है ना। और ये भी एक बात ये भी याद रख लेना कि अगर ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होगा बेटा, तो इसमें वाटर ऐड करना पड़ेगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो मींस वाटर बेटा, और लाइसिस मींस ब्रेक डाउन, मतलब वाटर के हेल्प से इसका ग्लाइकोजन को तोड़ देना, मतलब हाइड्रोलाइसिस। ये बात हम एंजाइम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी तो थोड़ा सा बस बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। तो आपको हाइड्रोलाइसिस समझ में आ गया कि मतलब एडिशन ऑफ वाटर, है ना, वाटर को ऐड करके किसी मॉलिक्यूल को तोड़ना। अब देखो आपको समझ में आ जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखो, हमने स्टार्च लिया बेटा, स्टार्च इतना बड़ा है, मैं रेड कलर से दिखाता हूं इसको, चलो रेड नहीं ब्लैक कलर से दिखाता हूं। ये है बेटा स्टार्च, ठीक है ना, ये माइक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे इसको फेगस है बेटा, ऐसे हमने खाया, ठीक है। माउथ कैविटी में स्टार्च का डाइजेशन थोड़ा बहुत होता है, आप जानते हो, ड्यू टू एक्शन ऑफ सैलिवरी अमाइलेज, जिसको हम टायरिंग एंजाइम बोलते हैं, सलाइवा में होता है। तो चलो, माउथ कैविटी में डाइजेशन थोड़ा सा होता है स्टार्च का, ज्यादा सारे स्टार्च यहाँ पे डाइजेशन नहीं होता। हम बना देते हैं, जैसे कि स्टार्च है, और स्टार्च में बेटा एंजाइम लगता है अमाइलेज, है ना, सलेवरी अमाइलेज, और ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा माल्टोज प्लस आइसो माल्टोज प्लस डेक्सट्रीन्स, ये कन्वर्ट होता है। अब ये माल्टोज आपको समझ में आता है कि ये हजारों मॉलिक्यूल का बना हुआ स्टार्च, और एमाइलेज ने इस स्टार्च को तोड़ दिया बेटा छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब डाइसैकेराइड्स में, मतलब माल्टोज में, ठीक है। आइसो माल्टोज आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आइसो मींस सेम बेटा, माल्टोज मतलब कई सारे माल्टोज के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, आइसो माल्टोज वही चीज है, डेरिवेटिव है उसका। डेक्सट्रीन जो है, ये भी हेक्सोज होता है बेटा, डेक्सट्रोज ग्लूकोज का डेरिवेटिव है, ग्लूकोज का दूसरा फॉर्म होता है, मतलब सारे के सारे ये ये तो मोनोसैकेराइड है, ये डाइसैकेराइड से दोनों कन्वर्ट हो गया। तो ये बड़ा था और ये छोटा में टूट गया, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू इट्स सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। आगे देखो, यही फूड जब यहाँ से चलता है बेटा, तो ये स्टमक है,
और ये एलिमेंट्री कैनाल है हमारी, यहाँ पे पैंक्रियाज है बेटा, यहाँ पे लीवर होता है आप जानते हो, और ये ऐसे इंटेस्टाइन है हमारी, और ये है रेक्टम। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है ना, मैक्सिमम डाइजेशन जेजुनम में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक बात है। ये पैंक्रियाज है बेटा, पैंक्रियाज ने भी अमाइलेज निकाला है, और एलिमेंट्री कैनाल में हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ भी अमाइलेज रिलीज हुआ है, ठीक है ना। तो बाकी का जो स्टार्च है बेटा वो कन्वर्ट होकर यहाँ पर किस फॉर्म में आ जाता है, माल्टोज के। और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा सक्कस इंटेरिकस है, जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, वो रिलीज करता है बेटा माल्टेज, माल्टेज। तो माल्टेज के एक्शन से इस माल्टोज का क्या होगा बेटा, टूट जाएगा ये, और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, मतलब फाइनली जो यहाँ पे प्रोडक्ट बना वो बना क्या, ग्लूकोज हुआ, है ना। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। इस ब्लड वेसल्स में ये ग्लूकोज आसानी से जा सकता है, क्योंकि ग्लूकोज छोटा मॉलिक्यूल है, स्टार्च डायरेक्टली नहीं जा सकता था। अब देखो यही पे समझना है आपको, स्टार्च starch molecule do not absorbed by the intestinal wall, so इसके ब्रेक डाउन का, स्टार्च के ब्रेक डाउन की जरूरत पड़ गई, मतलब डाइजेशन की जरूरत पड़ गई। मतलब डाइजेशन को एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या बोलेंगे बेटा, कन्वर्जन ऑफ और ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू इट्स सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। क्यों होता है डाइजेशन, क्योंकि ये एब्जॉर्ब किया जा सके, है ना, वेलाई के थ्रू। मैक्रोमोलेक्यूल को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, माइक्रो को ही एब्जॉर्ब कर सकता है। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब देखो ये जो ग्लूकोज है बेटा ब्लड के थ्रू लीवर में जाएगा, और लीवर जितना ग्लूकोज को आगे पास करना होगा करेगा, एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज चेक बाय द लीवर सेल्स और हेपाटिक सेल्स एंड कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन में बना के बेटा कन्वर्ट करके वो लीवर में स्टोर कर लेगा। तो ग्लाइकोजन हो जाएगा एनिमल स्टोरेज फूड, और स्टार्च हो जाएगा बेटा प्लांट स्टोरेज फूड। यहां तक आपको समझ में आ गया, यहां तक समझ में आया बच्चों, ठीक है, गुड, बढ़िया, ठीक है ठीक है, अब तो आसान हो जाएगा मेरे लिए। चलो अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। माल्टोज, मोहित, मोहित ने कहा माल्टोज क्या होता है, ठीक है बेटा ठीक है। मोहित सुन लो, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को जोड़ दोगे ना बेटा तो वो माल्टोज बन जाएगा, अभी यही समझ लो, ठीक है ना। दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को जोड़ दोगे तो वो माल्टोज बन जाएगा, ठीक है ना। और माल्टोज अगर डाइजेस्ट होगा तो वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में हो जाएगा, ठीक है। ये तो कार्बोहाइड्रेट की बात रही। अब देखो बेटा ये हमें मेहनत नहीं करना पड़ता अगर आप बायोमोलिक्यूल के बाद डाइजेशन पढ़ रहे होते तो, है ना। लेकिन दूसरे बच्चे में उन्होंने पहले शुरू कर दिया था और पेपर कॉमन होना है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि डाइजेशन को हमें भी शुरू करना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ये तो जो हो जाए अच्छा है। अब देखो प्रोटीन, प्रोटीन प्रोटीन क्या होता है बेटा, जैसे हम यहाँ पे लिख दें, ये लिखा हमने करनाल, है ना। तो करनाल है क्या, ये वर्ड है, ये वर्ड लिखा है मैंने, और इसको हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फाबेट, बिल्कुल बोल सकते हैं पॉलीमर ऑफ अल्फाबेट। और होमो की हेटेरो, हेटेरो पॉलीमर ऑफ अल्फाबेट, हेटेरो का मतलब डिफरेंट लेटर्स से बना है, ये सेम लेटर से तो कोई वर्ड बन ही नहीं सकता। जैसे कि हम चाहें कि ए लिखना चाहे कोई वर्ड बन जाए, नॉट पॉसिबल, बी नॉट पॉसिबल। तो ये क्या है बेटा, ये जो है हेटेरोपॉलीमर ऑफ अल्फाबेट। उसी तरह से बेटा जो प्रोटीन होती है ना, प्रोटीन वो होती है हेटेरोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। देखिए प्रोटीन जो होती है बेटा हेटेरोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स,
ठीक है। तो प्रोटीन बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, अगर हम खाते हैं ना प्रोटीन, पल्सेस में ज्यादा होता है प्रोटीन, मतलब प्रोटीन रिच कुछ भी खाते हैं, प्रोटीन जो हम लोग खाते हैं बेटा, वो एज इट इज ब्लड में जा नहीं सकता, बड़ा मॉलिक्यूल है, उसको तोड़ना पड़ता है। तो वो किसमें टूटेगा बेटा, किसमें टूटेगा, अमीनो एसिड में टूटेगा। ठीक है, ठीक है बात। अब देखो हम ये अमीनो एसिड्स, हेटेरोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स जो होते हैं बेटा, अमीनो एसिड्स वो होते हैं 20, मतलब मोर देन 300 होता है, लेकिन हमें पढ़ना है केवल 20, है ना, 20 से हमारा काम चलेगा, मेनली यही होते हैं। और इनको हम मैजिक 20 भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, बार बार 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, इनका थोड़ा सा एक हम स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, सिंपल सा। जैसे कि मान लो ये कार्बन है, कार्बन के एक तरफ बेटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, इधर हाइड्रोजन है, इधर इधर बेटा अमाइन ग्रुप है ना, NH2 ग्रुप है, अमाइन ग्रुप है, और यहाँ पे हम R1 लिख देते हैं। अब इस R1 के जगह पे H भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, CH3 हो सकता है, CH3COOH हो सकता है, मतलब अलग अलग हो सकता है। यहाँ का जो ग्रुप है, इसके चेंज होने से अलग अलग अमीनो एसिड की फॉर्मेशन होती है। मतलब कि अमीनो एसिड में इतना तो कॉमन है, देखो इतना तो कॉमन है सारे अमीनो एसिड्स में, इतने भी होंगे। समझ में आ गई बात? अब देखो ये दूसरा अमीनो एसिड मैं बना रहा हूं, यहाँ पे एक है बेटा अमाइन ग्रुप NH2 हो गया, COOH हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन मैंने लगा दिया, यहाँ पे R2 लिख दिया मैंने, ये दूसरा अमीनो एसिड है। एक और अमीनो एसिड बना लेता हूँ, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे NH2 मैंने लिख दिया, ये कार्बन है, COOH है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे R3 ग्रुप लिख दिया, साफ दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अब क्या है बेटे कि ये आपस में रिएक्ट करेंगे, है ना, अभी तो अमीनो एसिड है ये, अब आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे बेटा, तो होगा क्या, आप देखो ये जो OH है ना, ये OH, ये क्या करेगा, यहां से एक हाइड्रोजन ले लिया, ठीक बात है, यहां से एक हाइड्रोजन लिया और H2 बना के रिलीज कर दिया। देख लो यहां से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहां से केवल एक हाइड्रोजन H2 बन गया। इधर से आवाज आ रही है, डर गया मैं तो। H2 बन के निकल गया बेटा, तो हमने लगा दिया। फिर बेटा यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन जो है यहाँ से भी निकलेगा उसी तरह H2 बन के, ठीक बात है, देख लो, है ना। फिर होगा क्या, यहाँ पे मैं लिखता हूं, है ना, ऐसे देखो, ये इसको लिख रहा हूं मैं, कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया बेटा, NH2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो इस ऑक्सीजन को मैं ऊपर ले गया, देखो डबल बॉन्ड, कार्बन के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गई, ठीक है, और ये जो नाइट्रोजन है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा, और एक हाइड्रोजन बचा था यहाँ पे, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, और एक कार्बन तो है ये यहाँ, ये लिख दिया, और ये हाइड्रोजन लगा दिया। यहाँ पे R1 ग्रुप था, ठीक है, यहाँ पे R2 ग्रुप था, R2, और ये जो है फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, कार्बन COOH, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे R3। अब ये इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको तो हम यही बोलेंगे ना, इट इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, इट इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, क्योंकि सारे अमीनो एसिड जुड़ गए आपस में। अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कहां पे कौन सा बॉन्ड बना, छोड़ दो उसको, आपको बस यहाँ पे ये देखना है बेटा कि अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते चले गए, तो अब ये प्रोटीन बन गया बेटा। यहां तक समझ में आया, समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। अमीनो, नो सर, ठीक है फिर से समझाता हूं, आयुष,
नहीं समझ में आया, अंकित को समझ में आ गया, आयुष, आयुष को समझ में नहीं आया, और कोई लिखो, चेन समझ में नहीं आ गया आया, ठीक 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 है, ठीक है, रिपीट कर दो, ठीक है बेटा, ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, ओके, ये बहुत जरूरी है जानना, थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूँ, आराम आराम से समझते हैं बेटा। ये एक अमीनो एसिड है बेटा, ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये तीसरा अमीनो एसिड है, ठीक, ये आपस में जुड़ गए, अभी तो मान लो कैसे जुड़े छोड़ दो, ये आपस में रिएक्ट कर गए, आपस में रिएक्ट कर गए और ऐसी एक चेन बना ली है, मतलब कि सारे अमीनो एसिड आपस में रिएक्ट कर लिए और एक चेन बना ली। ये चेन कितना भी लंबा चला जाए, मतलब कितना भी अमीनो एसिड जुड़ जाए इसमें, लास्ट में आप देखोगे कि COOH ग्रुप आएगा, ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि बेटा अमीनो एसिड्स में एक तरफ अमाइन ग्रुप होता है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, तो एक का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे के अमाइन ग्रुप से रिएक्ट करता है, तो ऐसे ऐसे लंबी, कितना भी लंबी चेन चली जाए, COOH ग्रुप लास्ट में आएगा और जिधर से स्टार्ट होगा उधर से NH ग्रुप आएगा, देख लो यहाँ पे NH ग्रुप है और यहाँ पे COOH ग्रुप है, ये बात समझ में आपको आ गई, ठीक बात है। तो अब इस चेन के इस कॉर्नर को बेटा हम बोलते हैं N टर्मिनल, N स्टैंड्स फॉर अमाइन ग्रुप NH2, और इसको बोलते हैं बेटा हम C टर्मिनल, ठीक बात है। अभी जितना बता रहा हूं समझ लो, अभी समझ में आ जाएगा, इसको बोलते हैं C टर्मिनल। दूसरी बात कि ये जो C डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ, इसको हम बोलते हैं बेटा पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड है ना, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं इसको, ठीक बात है। अब इसको हम दूसरे तरह से बनाने की कोशिश करते हैं, चलो देखो, इसको हम मिटा देते हैं, ये N टर्मिनल और C टर्मिनल याद रखना है आप अभी ना, चल बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात। अब देखो यहां पे मान लो बेटा एक अमीनो एसिड है, मैंने A लिखा है, ये एक अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल है, ये दूसरे अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल है बेटा, ये तीसरा अमीनो एसिड है, ये एक और अमीनो एसिड मैंने लिख दिया यहाँ पे, मैंने 4 अमीनो एसिड यहाँ पे बना दिए, ठीक है। बोथ all amino acids are react with each other and with the help of peptide bond, ठीक है ना, attached with each other with the help of peptide bond। तो पेप्टाइड बॉन्ड ये भी है बेटा, ये भी है पेप्टाइड बॉन्ड, ये भी है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है ना। अब कैसे बनता है छोड़ दो, भूल जाओ उसको, कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है अभी नहीं पढ़ना आपको। अमीनो एसिड दूसरे चले गए, आपस में पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है बेटा, और आपको पता है कि इधर अगर NH2 ग्रुप होगा तो इधर कौन सा ग्रुप होगा बेटा, COOH ग्रुप होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये है बेटा C टर्मिनल और ये क्या है बेटा N टर्मिनल, और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये पूरा जो मैंने बना दिया बेटा, ये क्या बना दिया मैंने, यही तो है प्रोटीन। तो प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, उससे बढ़िया बोलना ये होगा कि प्रोटीन इज द पॉलीमर, हेटेरोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, क्योंकि सारे अमीनो एसिड अलग अलग होते हैं, या ऐसा भी हम बोल सकते हैं क्या, पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड, पॉली मींस मोर देन वन, मेनी पॉलीपेप्टाइड, देखो मतलब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड जहां पे बन जाएंगे वही तो होगा प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड,
है ना, वो क्या बोलेंगे बेटा, प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। एन टर्मिनल और सी टर्मिनल आपको पता चल गया, यहां तक पता चला, कोई डाउट किसी को, समझ में आ गया बेटा, डाउट है या नहीं, समझ में आ गया तो एस लिखो, नो डाउट, नो डाउट, ठीक है बेटा, समझ में आ गया, चलो समझ में आया, समझ गया, मैं समझ गया। अब देखो बेटा बच्चों, आप लोग समझ रहे होंगे कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे और उसमें ये सब कहां से पढ़ने लगे। अब बात ध्यान से मेरी सुनो, पैंक्रियाज से बेटा एक एंजाइम रिलीज होता है, एंजाइम रिलीज फ्रॉम पैंक्रियाज, हम आगे पढ़ेंगे उसमें बेटा। पैंक्रियाज से एक एंजाइम रिलीज होता है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, नाम देखो जरा, नाम देखो, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम सेक्रेटेड बाय पैंक्रियाज, ठीक है। पहली बात तो ये इनएक्टिव एंजाइम है बेटा, क्योंकि इसके पहले प्रो लगा हुआ है, इसको एक्टिवेट करने वाला कौन है, इंटेरोकाइनेज या ट्रिप्सिन इसको एक्टिवेट कर देता है। अब कार्बोक्सी पेप्टिडेज का एक फंक्शन आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद रखना होगा, क्योंकि नीट में क्वेश्चन आ सकता है ये कि कार्बोक्सी पेप्टिडेज और प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज डाइजेस्ट प्रोटीन, डाइजेस्ट और ब्रेक्स, दोनों लिख सकते हैं, डाइजेस्ट प्रोटीन्स फ्रॉम सी टर्मिनल। ये देखो, यही बताने के लिए मैं सारा बताया हूं आपको कि ये कार्बोक्सी पेप्टिडेज जो एंजाइम होता है बेटा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लेकिन प्रोटीन को इधर से काटेगा, वो इधर से काटेगा, इधर से सी टर्मिनल की तरफ से काटना शुरू करेगा, ठीक बात है। और एक और एंजाइम रिलीज होता है बेटा इंटेस्टाइन में, अमीनो पेप्टिडेज, जो हम पढ़ने वाले हैं कल ही, मतलब हम जो अगला हमारा लेक्चर जाएगा आपको उसमें आएगा, अमीनो पेप्टिडेज, मैं यहां लिख देता हूं, अमीनो पेप्टिडेज, देख लो, अमीनो पेप्टिडेज, अमाइन ग्रुप, अमीनो और पेप्टिडेज, एज जहां पे लगा वो एंजाइम होता है बेटा, तो अमीनो पेप्टिडेज मतलब इट कट प्रोटीन फ्रॉम द एन टर्मिनल, एन टर्मिनल से कट करेगा प्रोटीन को बेटा, ठीक है, फ्रॉम द एन टर्मिनल, ये बात याद रखनी है आपको बस। अमीनो पेप्टिडेज जो होता है प्रोटीन को एन टर्मिनल से काटता है, और कार्बोक्सी पेप्टिडेज जो है वो सी टर्मिनल की तरफ से काटता है, ठीक है ना। और ये एन टर्मिनल और सी टर्मिनल है क्या, ये अमाइन ग्रुप है का टर्मिनल है, और वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का टर्मिनल है, मतलब COOH ग्रुप का टर्मिनल है। तो बेटा देखो, जब हम प्रोटीन खाते हैं ना, तो प्रोटीन बड़ा मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है प्रोटीन, प्रोटीन डाइजेस्ट होगा फाइनली तो किस में होगा बेटा, अमीनो एसिड्स में, अमीनो एसिड्स में टूट जाएगा, है ना। कार्बोहाइड्रेट किस में टूट जाएगा बेटा, ग्लूकोज में टूट जाएगा, फ्रक्टोज में टूट जाएगा, गैलेक्टोज में टूट जाएगा, है ना, उसमें टूट जाएगा, ठीक है। और फैट खाएंगे जब हम लोग या लिपिड, तो वो किस में डाइजेस्ट होगा बेटे, उसको भी देख लेते हैं बेटा, फैट मॉलिक्यूल, है ना, फैट को ही हम बोलते हैं लिपिड्स। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है ना, बायोमोलिक्यूल्स का, लग जाएंगे कई दिन पढ़ने में बायोमोलिक्यूल्स वाले में, यहाँ तो मैं 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ बेटा। फैट और लिपिड्स आर मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स, जिसमें कि हम बोलते हैं बेटा घी, ऑयल, जो जितने भी होते हैं इनको हम ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। ट्राइग्लिसराइड मतलब 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल,
ट्राई और ग्लिसराइड का मतलब ये मत समझ लेना कि 3 ग्लिसरॉल है और 1 फैटी एसिड है, ऐसा नहीं है। 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल मिलकर ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं, जो लिक्विड का ऑयल और घी फॉर्म होता है। ठीक है, तो अगर फैट डाइजेस्ट होगा बेटा तो वो फैटी एसिड में टूटेगा और ग्लिसरॉल में टूटेगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, बस इतना ही से काम चल जाएगा आपका, है ना। और इसमें एंजाइम जो लगता है बेटा वो लगता है लाइपेजेस, है ना, लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम लाइपेजेस। अब एक बात बताओ, अगर हम जो डीएनए खाते हैं ना, है ना, डीएनए बेटा हम खाते हैं और रोज खाते हैं, पता नहीं कितनी बार खाते हैं डीएनए। डीएनए तो आप लोगों ने देखा तो नहीं होगा, ओरिजिनल डीएनए देखा नहीं होगा, लेकिन ओरिजिनल डीएनए खाया जरूर होगा। क्यों, कैसे बेटा, है ना, हमारा जो कुछ भी फूड होता है बेटा वो प्लांट प्रोडक्ट होता है, एंड एवरी प्लांट प्रोडक्ट इज मेड अप ऑफ प्लांट सेल, एंड एवरी प्लांट सेल्स have a nucleus and every nucleus have DNA। तो डीएनए को हम खाते हैं बेटा, निकाल के फेंक नहीं देते हैं। तो ये डीएनए जब डीएनए क्या है बेटा, मैक्रोमोलेक्यूल है। डीएनए और आरएनए क्या होते हैं बेटा, डीएनए एंड आरएनए ये मैक्रोमोलेक्यूल है। न्यूक्लिक एसिड है ना, न्यूक्लिक एसिड है ये, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड बेटा। तो अगर ये डाइजेस्ट होगा ना, तो अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूं कि ये जब डाइजेस्ट होगा तो पहले डाइजेस्ट होगा बेटा, जैसे डीएनए है तो न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, है ना, मतलब ये समझ लो कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक आपस में जुड़ते चले गए और यही है डीएनए। मतलब डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जैसे कि प्रोटीन था किसका, प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, हेटेरोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। उसी तरह से बेटा डीएनए इज द हेटेरोपॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ऐसा समझ लो आप। अब न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ने वाले हैं, है ना। न्यूक्लियोटाइड मतलब डीएनए टूटेगा तो न्यूक्लियोटाइड्स में टूटेगा बेटा, और न्यूक्लियोटाइड्स का जब ब्रेक डाउन होगा बेटा तो किस में होगा, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फोरिक, फॉस्फोरिक एसिड। याद होना चाहिए आपको, न्यूक्लियोटाइड्स का जब ब्रेक डाउन होगा बेटा तो न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फोरिक एसिड में टूटेगा। ठीक बात है। न्यूक्लियोसाइड का जब ब्रेक डाउन होगा बेटा तो किसमें कन्वर्ट होगा, ये सुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसेस, नाइट्रोजनस बेसेस न्यूक्लियोसाइड्स, और एंजाइम लगेगा न्यूक्लियोसाइडेज, यहां पे लगेगा न्यूक्लियोटाइडेज, है ना। तो अगर हम बोले कि डीएनए का जब ब्रेक डाउन होगा बेटा तो फाइनली डीएनए किसमें डाइजेस्ट होगा, शुगर, कौन सा शुगर, पेंटोज शुगर, है ना, प्लस नाइट्रोजनस बेसेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड, ये तीन हैं मोनोमर, और ये तीनों डिफ्यूजेबल है बेटा। डिफ्यूज करके ये एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड वेसल्स में इजीली इंटर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मेनली हम जो डेली फूड में लेते हैं बेटा वो लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट फाइनली डाइजेस्ट किसमें होगा बेटा, मोनोसैकेराइड्स में। प्रोटीन डाइजेस्ट होगा तो किसमें होगा, अमीनो एसिड्स में। फैट डाइजेस्ट होगा तो किसमें होगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। और न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए जो हम लोग खाते हैं डेली वो डाइजेस्ट होगा तो किसमें होगा बेटा, शुगर, phosphoric acid plus nitrogenous bases में। These are the monomers of macromolecules। जहां तक सबको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं बेटा। मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं जो अभी लास्ट वाला लेक्चर जो आप लोगों ने देखा उससे क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं तो आप क्या करते हो, आप बता पाते हो। What do you mean by gluconeogenesis? ग्लूकोनियोजेनेसिस किसी बच्चे को अगर पता है तो वो लिख सकता है, जरा स्क्रीन पे लिखो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होती है।
ग्लूकोनियोजेनेसिस हमने पढ़ा है, आप लोगों ने लेक्चर देखा है, वीडियो लेक्चर देखा है तो आसानी से बता सकते हो। ग्लूकोनियोजेनेसिस, चलो मैं बताता हूँ। देखो बेटा, मी नवदीप was from protein and अरे बहुत सही, सौम्या संजय ने सही लिखा भाई। सौम्या संजय क्या नाम है? देखो बेटा, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन एंड फैट। बहुत बढ़िया, दो चार लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस क्या बेटा? कन्वर्जन ऑफ ग्लाइको कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन, उसको बोलते हैं बेटा हम ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस किसको बोलते हैं? कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूकेगॉन, है ना, ग्लूकेगॉन। और ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन secreted by pancreas, है ना। The inhibitory hormone of glucagon and insulin is, ये बता दो जरा, ये बताना जरा, inhibitory hormone of insulin and glucagon। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन के सेक्रेशन को जो रिड्यूस करता है उस हार्मोन का नाम क्या है, जरा देखें हम। अरे वाह जी वाह नवदीप, मतलब आप लोग प्रॉपर वीडियो देख रहे हो, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत बढ़िया। मतलब वीडियो देख रहे हो आप लोग, सारा नोट्स बना लिए हो प्रॉपर। ओके 11